बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पहले 3 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो कक्षा 1 से पहले मतलब जो है 3 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है प्री प्राइमरी या जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए। तो ये जो ECC और का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशंस। अर्ली मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक, हिंदी में प्रारंभिक, और चाइल्डहुड मतलब बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, और सी केयर मतलब हो जाएगा देखभाल एवं शिक्षा। इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशंस। इसका जो है मुख्य आधार क्या है उसको बताना है कि जो 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए, तो क्लास 1 से पहले का, क्लास 1 के पहले मतलब जो है नर्सरी में 3, 4, 5, ये 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसमें बताना है कि इसकी जो मुख्य आधार क्या होनी चाहिए, जो ECCE है उसका, किसके अनुसार, जो है एनईपी 2020 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल आधारित, खोज आधारित और बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षण। तो मतलब जो है ये क्लास 1 से पहले की जो शिक्षण होनी चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए, वो किस बेस्ड में होनी चाहिए, खेल के बेस्ड में होनी चाहिए, खोज के बेस्ड में होनी चाहिए और बहुस्तरीय एक्टिविटी के बेस्ड में होनी चाहिए जो शिक्षण है या टीचिंग है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, एक समावेशन आधारित कक्षा में एक बच्चा अक्षरों को उल्टे रूप में लिखता है, जैसे बी को डी के रूप में या वास को सौ के रूप में, और उसे पढ़ते समय भी भ्रम होता है। आरटीआई एक्ट 2009 और समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के तहत इस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो समावेशी आधारित कक्षा में एक क्लासरूम है, ये समावेशी आधारित, उसमें एक बच्चा अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, जैसे बी को डी के फॉर्म में या डी को वी के फॉर्म में, वैसी जो है वास को सौ के रूप में, और उसे पढ़ते समय भी भ्रम होता है। मतलब यहाँ पे उसको लिखने और पढ़ने दोनों में भ्रम हो रहा है, पढ़ने और लिखने दोनों में भ्रम हो रहा है। इस स्थिति को क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया डिसऑर्डर, वो जो है किससे अफेक्टेड है, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। मतलब जो पढ़ने और लिखने में जो भ्रम रहता है उसको डिसलेक्सिया ऑर्डर डिसऑर्डर से अफेक्टेड माना जाता है। तो इस कैटेगरी के जो बच्चे को समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के तहत इस बच्चे को किस श्रेणी में या किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस श्रेणी के बच्चे को विशिष्ट अधिगम अक्षमता, अक्षमता मतलब ही क्या होता है, डिसलेक्सिया यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अधिगम के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान खोजता है तो समाधान अचानक से उसके मस्तिष्क में कौंध जाता है। इस अचानक उत्पन्न होने वाले समाधान को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। तो जो है गेस्टाल्ट वाली जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी समस्या का समाधान खोजता है, मतलब कोई भी उसके पास समस्या प्रॉब्लम उसका क्या खोज रहा है, समाधान सॉल्यूशंस खोज रहा है, तो अचानक तो जो है दो समाधान अचानक से उसके मस्तिष्क में कौन जाता है, कौन मतलब उत्पन्न हो जाता है। इस अचानक उत्पन्न होने वाले समाधान या सॉल्यूशंस को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो इसको जो कहा जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि या सूझ कहा जाता है। प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 प्रमुख आयामों में से शिक्षा आयाम का मापन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी द्वारा निम्नलिखित में से किन 2 चरों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो ये शिक्षा आयाम है, एजुकेशन आयाम है, डायमेंशन है, उसमें कौन जो 2 चरों का उपयोग किया जाता है एसडीआई इंडेक्स में। तो जो एसडीआई इंडेक्स में जो है लिटरेसी चेक किया जाता है, लिटरेसी मतलब शिक्षा हो गया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, और एक चेक किया जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये जो 3 रहता है, इसमें 3
जो एच में रहता है 3 प्रमुख आयाम रहता है, जिसमें एक क्या है लिटरेसी इंडेक्स। तो जो लिटरेसी वाला जो है, ये जो शिक्षा या साक्षरता वाला, तो ये शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसमें दो जो चर रहता है, और वो चर कौन कौन सा है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। तो जो है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष क्या होता है, जैसे कोई बच्चे स्कूल में प्रवेशित है, तो प्रवेशित बच्चे हैं उसके आधार पे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। और जो है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष क्या है, जो वयस्क हो गया, जैसे ये 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वयस्क है, इससे अधिक 25 या इससे अधिक आयु के जो वयस्क है, उनके आधार पे जो स्कूली शिक्षा के औसत जो वर्ष निकाला जाता है वो ये किस बेस्ड में निकाला जाता है, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वयस्क है उसके आधार पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ाते समय उनसे पूछता है, यदि आप उस समय राजा के स्थान पर होते तो इस युद्ध को रोकने के लिए क्या नीतियाँ अपनाते। यह प्रश्न मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यदि आप उस समय राजा होते, मतलब उस समय जो है राजा के स्थान, मतलब राजा के स्थान पे होते, तो इस युद्ध को रोकने के लिए क्या नीतियाँ अपनाते, क्या पॉलिसियाँ अपनाते करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड मतलब जो सभी जो स्टूडेंट्स हैं अपने अकॉर्डिंग जो स्टोरी को समझे होंगे, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ओपिनियन देंगे, अपने अकॉर्डिंग आंसर्स देंगे। इस कंडीशंस में इसको बोला जाता है अपसारी या काल्पनिक चिंतन। तो इस प्रकार की जो चिंतन को बढ़ावा देता है, ये अपसारी और काल्पनिक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसारी और काल्पनिक चिंतन। प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देते समय किसी भी प्रकार की कैपिटल फीस, प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी, और ना ही बच्चे या उसके माता पिता का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे साक्षात्कार हो गया लिया जाएगा। मतलब जो यहाँ पे आरटीआई जो एक्ट है 2009, तो उसकी जो कौन सा जो धारा है, सेक्शन है जिसमें ये प्रावधान है कि किसी भी बच्चे से जो है कैपिटल फीस नहीं लिया जाएगा करके। जैसे कैपिटल फीस में जो है बिल्डिंग फीस वरना और अलग अलग चार्जेस लिया जाता है, तो उस टाइप का फीस, कैपिटल फीस, उसके पास से जो फीस है, स्कूल का जो फीस है, जो एनुअल फीस रहता है या जो ट्यूशन फीस रहता है, वही ट्यूशन फीस बस लिया जाएगा। उसके अलावा जो है कैपिटल फीस हो गया, बिल्डिंग फीस हो गया, और अलग जो चार्जेस रहता है उसको बोला जाता है कैपिटल फीस या प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी। ये प्रावधान है आरटी एक्ट की जो कौन सी धारा में है। और इसमें और बोला गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब जो माता पिता का बच्चे का जैसे इंटरव्यू लेते हैं या उनका टेस्ट लेते हैं, ये प्रावधान किया गया है कि उनसे ये टेस्ट नहीं लेना है और ना ही उनसे ये कैपिटल फीस लेना है। तो ये कौन सी धारा में प्रावधान है, ये जो है आरटी एक्ट की जो धारा 13 है, 13 है, उसमें प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 13 सेक्शन जो 13 है उसमें ये प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया जे, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय के विकास में बच्चे पहले स्थूल मांसपेशियों जैसे दौड़ना हो गया या तैरना हो गया या साइकिल चलाना, ये सब क्या होता है, ये स्थूल एक्टिविटी होता है या स्थूल मांसपेशियों जैसे दौड़ना हो गया, और बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों जैसे लिखना पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। तो ये जो है ये कथन जे सही है कि जो शारीरिक नियंत्रण और समन्वय के विकास में बच्चे जो है सबसे पहले स्थूल मांसपेशियाँ जैसे दौड़ना सीखते हैं, दौड़ना हो गया या भागना सीखते हैं, और बाद में सूक्ष्म मांसपेशियाँ जैसे हो गया, लिखना हो गया या सुई पे जो है धागा डालना, ये सब किस में होता है, ये सूक्ष्म मांसपेशियाँ में होता है। ये जो कथन जे सही है कि पहले स्थूल मांसपेशियाँ डेवलप होता है और उसके बाद जो है सूक्ष्म मांसपेशियाँ पर यहाँ पे नियंत्रण पाना सीखते हैं। ये जो कथन जे सही है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, सामाजिक संकल्पनाओं के अनुसार मित्र या साथी समूह बच्चों के समाजीकरण और उनके व्यक्तित्व विकास
में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो कथन के सही है कि जो सामाजिक संकल्पना के अनुसार मित्र या जो साथी समूह है बच्चों के जो समाजीकरण की जो और उसकी जो व्यक्तित्व के विकास है, उसकी पर्सनालिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये एक महत्वपूर्ण जो है रोल यहाँ पे अदा करते हैं। तो ये जो कथन के ये भी सही है। तो जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में व्यवस्थापन का अर्थ नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के पुरानी स्कीमा में सीधे शामिल करना। ये जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के अनुसार या संज्ञानात्मक विकास में ये नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के, मतलब जो नई जानकारी उसको बिना किसी बदलाव के हम जो पुरानी स्कीमा में ऐड कर देंगे या शामिल कर लेंगे तो इसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण कहा जाता है, ना कि व्यवस्थापन। और व्यवस्थापन में क्या होता है, जो स्कीमा है उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, मतलब इसको अरेंज करते हैं, व्यवस्थित क्रम में अरेंज करते हैं। व्यवस्थापन का मतलब जो स्कीमा है उसको, ना कि उसमें जो नई जानकारी को पुराने स्कीमा में ऐड करने वाला जो है ये रहता है, ये आत्मसातीकरण कहते हैं इसको। तो ये जो कथन है गलत हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में एल आ जाएगा तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो कथन एम दिया है, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के शरीर के अंगों के अनुपात, ऊंचाई और वजन में कोई बदलाव नहीं होता। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तर बाल अवस्था के कंपेयर में, मतलब जो जितना डेवलप जो बाल अवस्था में होना चाहिए उसकी तुलना में कम उत्तर बाल अवस्था के दौरान जो है उसके शरीर हो गया या ऊंचाई या वजन में बदलाव होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता है बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। तो इसमें एम भी गलत है। कौन कौन से कथन सही हो रहा है? कथन जे और कथन के। जे के सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कथन जे और के दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और अधिक ज्ञानवान अन्य के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये जो कथन जे सही हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे वयस्कों, मतलब बच्चे जो है वो वयस्कों और अधिक जो ज्ञानवान अन्य हैं, मतलब वयस्क के अलावा और जो अन्य है जो ज्ञानवान है, तो उनके साथ जो है सामाजिक अंतःक्रिया करके अपने जो ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। मतलब जो बच्चे जो होते हैं अपने से बड़े हो गया या वयस्क हो गया, तो उनसे जो है क्वेश्चन कुछ करते रहते हैं, बार बार हर प्रश्न का जवाब पूछते रहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे बोला जा रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया करके अपने जो ज्ञान का निर्माण करते हैं। ज्ञान का निर्माण मतलब नॉलेज का क्रिएशन करते हैं। तो जो कथन जे सही है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन सी में भी नहीं है और ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका नेक्स्ट कथन और देख लेंगे। दूसरा कथन के दिया है, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों की सोच, नैतिक विकास और उनके सीखने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करती है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जो बाल विकास की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, मतलब उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, ये दोनों जो है बच्चों की जो सोच है, उसकी सोचने की क्षमता, नैतिक विकास और उनके सीखने की तरीकों को गहराई से प्रभावित करती है। तो जो कथन के ये भी सही है। कथन एल दिया है, मचान या पाड़, जिसको इसके फोल्डिंग कहा जाता है, इसके फोल्डिंग के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सहायता हमेशा स्थायी होती है और इसे कभी बदला नहीं जा सकता। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है, बच्चे हमेशा एक समाधानकर्ता के रूप में केवल दूसरों के व्यवहार की नकल करके सीखते हैं, वे कभी स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करते। तो जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है जैसे छोटे बच्चे रहते हैं उसको नन्हे वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। नन्हे वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक सोच वो आगे विकसित करता है, लेकिन यहाँ पे वे कभी स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करते हैं बोला जा रहा है। इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है एल और एम गलत है। कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन जे और कथन के। जे के सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन जे और के दोनों सही हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों में से
सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो आरटी एक्ट है, तो उसके आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जो है कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह से क्या है, ये प्रतिबंधित है। तो जो कथन जे सही है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। और ऑप्शन डी में क्या दिया है, सभी कथन गलत है, जबकि यहाँ पे जे सही है तो ये ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करते समय उनकी विभिन्नताओं के स्थान पर उनकी क्षमताओं और समानताओं को पहचानना आवश्यक है। तो जो कथन के ये भी सही कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ कार्य करते समय या उसको सिखाते समय क्या करना चाहिए, उनकी जो विभिन्नताओं के स्थान पे उनकी जो क्षमता क्या है, उसकी जो समानता क्या है, उसको पहचानना आवश्यक है। तो जो कथन के ये भी सही है। इसका जो कथन एल दिया है, पाठ्यचर्या या इसको बोला जाता है करिकुलम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो जो है ये करिकुलम हो गया, इसका जो क्षेत्र है या एरिया है बहुत क्या है, व्यापक है, ब्रॉड है। उसके बाद बोला गया आगे, जिसमें विद्यालय के भीतर और बाहर के सभी अनुभव शामिल होते हैं। मतलब जो करिकुलम है उसमें ये एक व्यापक है, ब्रॉड है, जो क्या है जिसमें बच्चे जो सीखते हैं विद्यालय के भीतर और बाहर, ये सभी अनुभव इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, किसमें, करिकुलम में। जबकि जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है इसका एक हिस्सा है। तो जो कथन है ये भी सही कि जो ये करिकुलम क्या हो गया, ब्रॉड एरिया हो गया, और सिलेबस भी जो है ये करिकुलम के अंडर आएगा। जो सिलेबस है पाठ्यक्रम करिकुलम के अंडर आएगा। ये जो कथन एल सही है। उसके बाद कथन एन दिया है, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याओं का समाधान करते समय, शिक्षा क्रम है उसकी निर्माण करते समय या जो है शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याओं का समाधान करते समय, तो जो शिक्षा क्रम निर्माण की जो समस्या है, हम जो जब शिक्षा क्रम बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो उस समय जो समस्या है उस समस्या का समाधान करते समय केवल शिक्षिका या शिक्षकों के कार्यभार को कम करने पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं पर नहीं। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हम जब शिक्षा क्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय जो समस्याओं का समाधान करते समय शिक्षक के जो कार्यभार है उसको कम करने के साथ साथ बच्चों की जो आवश्यकता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। और इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं, कथन जे, के और एल, ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन जे, के और कथन एल तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अभिकथन किशोरों में अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं को हल करने की मानसिक क्षमता का विकास होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो किशोर है, किशोरावस्था में अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं को हल करने की मानसिक क्षमता का विकास होता है। तो जो है ये कथन अभिकथन सही हो जाएगा कि किशोरावस्था में क्या होता है, अमूर्त हो गया, और काल्पनिक जो समस्या है वो समस्याओं को हम हल करने या समाधान करने की मानसिक क्षमता का विकास होता है। तो ये जो कथन या अभिकथन सही है। कारण दिया गया है, किशोरावस्था में विचार पूरी तरह से केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित होते हैं जो सीधे सामने दिखाई देती है। तो जो कथन आर गलत हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं का या तार्किक जो है सोचने की विचार क्षमता विकसित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किशोरावस्था में विचार पूरी तरह से केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित है जो सीधे दिखाई देते हैं। तो कारण जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें कारण गलत है लेकिन अभिकथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, अभिकथन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों और त्रुटियों को शिक्षक द्वारा एक सार्थक पद सीखने की सीढ़ी के रूप में समझा जाना चाहिए। तो जो ये अभिकथन सही हो जाएगा, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, ये जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में
बच्चों द्वारा की जाने वाली जो गलतियाँ है, बच्चे जो गलती किए जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं या त्रुटियाँ कर रहे हैं, त्रुटियों को शिक्षक द्वारा एक सार्थक मतलब पद मतलब सीखने की सीढ़ी के रूप में समझा जाना चाहिए। ये जो कथन या अभिकथन सी हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया गया है, बच्चों की गलतियों और वैकल्पिक अवधारणाएं उनकी सोच और मानसिक संक्रियाओं को समझने की एक महत्वपूर्ण खिड़की होती है। ये कारण भी सही हो जाएगा कि गलतियां और वैकल्पिक जो अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है, उनकी जो सोच, उनकी जो विचार करने या सोचने की क्षमता और मानसिक संक्रियाओं को समझने की एक महत्वपूर्ण खिड़की होती है। ये कारण भी सही हो जाएगा। और कारण क्या है यहाँ पे, ये जो गलतियाँ है यहाँ पे जो कहा गया उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। कारण अभिकथन को व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये जो रीजन है असर्शंस की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, अधिगम के विकासात्मक और संवेगात्मक सिद्धांतों के अनुसार एक बालक में संवेगात्मक परिपक्वता या इमोशनल मैच्योरिटी और नियंत्रण के विकास के चरणों का सही तार्किक क्रम क्या होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा ये संवेगात्मक परिस्थितियों के प्रति सजगता होना। जो संवेगात्मक परिस्थिति है उसके प्रति क्या होना, सजगता होना चाहिए, हो जाएगा पहले क्रम पे। अब वो सजग हो गया, सजग होने के बाद क्या करेगा, संवेगों की पहचान और प्रकटीकरण करेगा उसका, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब प्रकटीकरण करने के बाद क्या करेगा, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण। तो जो संवेग की जो अभिव्यक्ति है, ये इमोशंस की जो अभिव्यक्ति है, उसको प्रेजेंट करने पर क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो हो जाएगा नियंत्रण करना। और फिर क्या करेंगे, जो नियंत्रण करने के बाद संवेगों का समाजीकरण मतलब समाज से जोड़ना और उसका शोधन करना, तो हो जाएगा एन चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा इसमें एम, एम के बाद एल, एल के बाद के के बाद एन। शुरू में एम तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी हटा दिए। एम के बाद एल, तो एम के बाद एल सी में नहीं है तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एम, एम के बाद एल, एल के बाद के के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, आर वी कैटेल के व्यक्तित्व मापन दृष्टिकोण के अनुसार एक अनुसंधानकर्ता द्वारा व्यक्तित्व के सील गुणों या ट्रेट्स को खोजने और विश्लेषित करने का सही अनुक्रम क्या होता है। इसका सही अनुक्रम क्या होगा, सबसे पहले जो है ये जीवन अभिलेख का डेटा। तो जो जीवन अभिलेख का डेटा ये हो जाएगा पहले क्रम पे। तो जो डेटा के बाद जो आ जाएगा ये कारक विश्लेषण तकनीक, कारक विश्लेषण तकनीक ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जो है सतही सील गुण ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर अंत में आ जाएगा स्रोत सील गुण, स्रोत सील गुण ये हो जाएगा चौथे क्रम पे। शुरू में हो जाएगा एम, एम के बाद एन, एन के बाद एल, एल के बाद के। शुरू में एम तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी डी हटा दिए। एम के बाद एन, एम के बाद एन, ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। एन के बाद एल, एल के बाद के, ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, कक्षा कक्ष शिक्षण और संप्रेषण के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्नोत्तर तकनीक या क्वेश्चनिंग टेक्निक के चरणों का सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम क्या है। इसका अरेंज करना है इसको। इसमें सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा प्रश्न का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना। तो जो प्रश्न है उसका स्पष्ट रूप से और शुद्ध उच्चारण करना, तो हो जाएगा पहले क्रम पे। अब जो यहाँ पे क्या किया, प्रश्न को स्पष्ट कर दिए और शुद्ध उच्चारण भी कर दिए। अब क्या करेंगे, जो प्रश्नों का कक्षा में समरूप वितरण करना। तो प्रश्न में का जो है क्लास में वितरित कर दिए, मतलब जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है छात्रों को सोचने के लिए कुछ समय देना। मतलब क्वेश्चन समरूप वितरण करना मतलब एक ही क्वेश्चन जो है समान टाइप का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर छात्रों को सोचने के लिए कुछ समय देना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे, छात्रों को सोचने के लिए कुछ समय देना। अब क्या करेंगे, जो है ये समय दे दिया। अब विशिष्ट छात्र को उत्तर देने के लिए पुकारना। अब जो है क्या है, जो सोचने के लिए समय दिए क्वेश्चन देने के बाद, अब जो है विशिष्ट जो छात्र है जो उसका पता रहेगा आंसर्स, या विशिष्ट जो स्टूडेंट्स है उसको उत्तर देने के लिए पुकारेंगे। ये हो जाएगा चौथे क्रम पे। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, छात्र के उत्तर पर प्रतिपुष्टि और सुदृढ़ीकरण देना। तो जो है छात्र की जो उत्तर है, जो उत्तर देंगे उसका फीडबैक देना और सुदृढ़ीकरण मतलब उसमें जहाँ सुधार है या और जो ज़रूरत है उसको अच्छा करने की, उसके लिए एडवाइस देना या उसको फीडबैक देना। तो हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा एल, तो ऑप्शन एम में डी में नहीं है तो ऑप्शन डी को हटा देंगे, एल नहीं है तो इसमें।
शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा के, एल के बाद के तो ऑप्शन ए और सी में नहीं है, ए सी हट जाएगा। एल के बाद के के बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा एम और चौथे नंबर पे आ जाएगा ओ और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा एन। एल के बाद के बाद एम के बाद ओ के बाद एन, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधुनिक शैक्षिक संप्रदायों या आंदोलनों और उनके मुख्य प्रवर्तकों को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। ए दिया है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इस विधि को किसने दिया है? इस विधि को दिया है स्किनर ने। अनुक्रमित अनुदेशन विधि को किसने दिया है? स्किनर ने। ये हो जाएगा ए का 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बी दिया है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया है? इस सिद्धांत को दिया है रोजर्स ने। किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने। तो हो जाएगा बी का 1 रोजर्स, बी का 1 हो जाएगा रोजर्स। उसका सी दिया है अनुभव का शंकु प्रतिमान। अनुभव का शंकु प्रतिमान, तो इस सिद्धांत को किसने दिया है? डेल ने दिया है, एडगर डेल ने दिया है। ये हो जाएगा सी का 2, सी का हो जाएगा 2। उसका जो डी दिया है दल शिक्षण उपागम, तो इस सिद्धांत को किसने दिया है? डेविडसन ने दिया है, या जे फ्रीमैन डेविडसन। ये डी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 4। ए का 3 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और उनके द्वारा मापी जाने वाली विशिष्ट मनोवैज्ञानिक योग्यताओं को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। ए में दिया है रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण। रोर्सा स्याही जो धब्बा परीक्षण, इसमें क्या किया जाता है? तो ये किसके लिए यूज होता है? ये अचेतन मन की इच्छाएं और व्यक्तित्व प्रक्षेपण के लिए। हो जाएगा ए का 2। उसके बाद ये बी दिया है टॉरेंस परीक्षण। तो टॉरेंस परीक्षण का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं? सृजनात्मक चिंतन और अपसारी क्षमता की मेजर के लिए या माप के लिए। हो जाएगा बी का 1, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये सी दिया है भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण, तो ये किसके लिए किया जाता है? क्रियात्मक बुद्धि और निष्पादन मापन के लिए। तो हो जाएगा सी का 4, सी का हो जाएगा 4। उसके बाद डी दिया है मेयर सालोवी परीक्षण। मेयर सालोवी परीक्षण, तो ये परीक्षण किस में किया जाता है? संवेगात्मक समझ और आत्मनियंत्रण के लिए। तो हो जाएगा डी का 3, डी का हो जाएगा 3। ए का 2 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। और उसके बाद सी का 4 और डी का 3, ये ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।